यस। ठीक है, देखिए ये जो है मैंने लास्ट टाइम पर जो काम किया था वो बता रहा हूँ मैं आपको कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि मोशन इन टू डायमेंशन पर हमारी बात हो रही थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मोशन इन टू डायमेंशन हमारी दो तरह की होती है। एक तो वो जो कि सर्कुलर पाथ पर होती है और एक वो जो कि पैराबोलिक पाथ पर होती है। सर्कुलर पाथ पे जो मोशन इन टू डायमेंशन होती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, और पैराबोलिक पाथ पर जो मोशन इन टू डायमेंशन होती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम A2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारे सिलेबस में, जो कि हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने क्या डिफाइन किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन टू डायमेंशन होती है इन विच वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट whereas the other component keeps on changing constantly। ठीक है, यानी कि ऐसी मोशन इन टू डायमेंशन होती है इसमें एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, जबकि दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इस चीज को मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया था कि फर्स्ट करें कि अगर ये वर्टिकल एक्सिस है आपकी, ठीक है, फर्स्ट करें अगर ये वर्टिकल एक्सिस है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, और अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को जो है वो फर्स्ट करें इस डायरेक्शन में फेंकते हैं यूं करके, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। जब उसको हम थ्रो करेंगे तो होगा क्या कि इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का ये बनेगा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का ये बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे v cos थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है vh, और ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे v sin थीटा। अब जो v cos थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए। जो आपका vh है, जो v cos थीटा है, वो प्रोजेक्टाइल को आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जबकि vv जो है वो प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो vh है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, उसके ना तो अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही है और ना उसके फॉरवर्ड कोई फोर्स लग रही है। यानी कि हॉरिजॉन्टली ना तो कोई फॉरवर्ड फोर्स है ना कोई बैकवर्ड फोर्स है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बैकवर्ड फोर्स होगी जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन उसको हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देना है। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टली यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो लिहाजा जो vh है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है थ्रू आउट क्या रहेगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंटली चेंज होता रहेगा। इसलिए चेंज होता रहेगा क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ खींच रही होगी, चूंकि ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ खींच रही होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कोई बात हुई थी लास्ट टाइम, और मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी आपको। ठीक है, तो हम जरा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारी बात ये हुई कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है कांस्टेंटली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या लिखवाया, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि ड्यूरिंग projectile motion horizontal component of velocity remains constant throughout। ठीक है, तो
पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। शुरू से लेकर आखिर तक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन vertical component of velocity keeps on changing constantly। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, वो कॉन्स्टेंटली क्या होता रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या रहेगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहेगा, वो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन आपका चेंज होता रहेगा। तो ये असल में पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आपका कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। ये हमारी बात तय हुई पहले। सही है भाई, तय हो गई बात। अच्छा, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, आपको किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर निकालना है तो उसको हम किससे शो करेंगे, VH से, और बराबर होगा V cos थीटा। ठीक है, और V का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी जो एक्चुअल आपकी वेलोसिटी है जिसको आप कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि जब फर्स्ट करें मिसाल के तौर पर आपने पिछले डायग्राम को अगर देखें तो आपने जिस वेलोसिटी से इसको फेंका था, वेलोसिटी V से आपने इसको फेंका था, तो ये जो वेलोसिटी है ना आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, VH में और VV में। ठीक है, तो जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है V, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा से तो क्या निकल आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकल आएगा। अब जो थीटा है ना वो क्या चीज़ है, थीटा बेसिकली है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस एंड V। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा से मुराद वो एंगल है। तो अगर आप VH निकालना चाहते हैं तो बराबर होगा V cos थीटा के। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि आपने जो है एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस तरह से, ये इसकी वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है V। ठीक है, फर्ज करें कि एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, और V की जो वैल्यू है फर्ज करें वो है 12 मीटर पर सेकेंड। और आपने इसको 12 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो उसकी जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि ये कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, VH। तो ये VH बराबर होगा V cos थीटा के। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। तो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय cos 30 होता है 0.866। तो देखना इसका आंसर क्या आ रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.866, जगह 10.4 हो जाएगा, 10.4 मीटर पर सेकेंड। सही। तो जो वेलोसिटी है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो 10.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब ये 10.4 मीटर पर सेकेंड जो है ना थ्रू आउट, जब तक प्रोजेक्टाइल मिसाल तौर प्रोजेक्टाइल पूरा यूं ट्रैवल करके आगे गिर जाएगा, जब तक प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करके आगे गिरेगा तब तक हर पॉइंट पे जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, हर पॉइंट पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 10.4 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, ऑलराइट। अब आ जाए वर्टिकल। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है प्रोजेक्टाइल का, वो आपका चेंज होता रहता है।
तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट कीप्स ऑन चेंजिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, आपके वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता रहता है। यूनिफॉर्मली कैसे चेंज होता रहता है, इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए हमारी वाई एक्सिस थी और ये हमारी एक्स एक्सिस थी। ठीक है, आपने जो थ्रो किया था उसको यूं थ्रो किया था और ये आपकी वेलोसिटी थी। वेलोसिटी कितनी थी आपकी? वेलोसिटी आपकी थी 12 मीटर पर सेकंड। एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो जिस टाइम आपने इसको थ्रो किया होगा उस टाइम आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा यानी कि ये वी सॉरी, ये आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा किसके बराबर? रिजल्टेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी 12 है और थीटा जो है 30 डिग्री है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो जो इस तरह का कर्व पाथ फॉलो करता हुआ इधर जाके गिर जाएगा। तो इनिशियली इस जगह पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? इनिशियली जब इसको थ्रो कर रहे होंगे तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे 6 मीटर पर सेकंड कम होती रहेगी। टॉप पर पहुंच के इस जगह पहुंचकर आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब नीचे वापस आने लगेगा तो जब इसी लेवल पे आके टकराएगा तो दोबारा से आपकी वर्टिकल वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? फिर से 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि जो मैंने एग्जांपल बनाई है इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट थी 10.4 थ्रू आउट और वर्टिकल स्पीड जो है इनिशियली 6 थी, टॉप पर पहुंच के 0 हो गई और फिर जब नीचे गिरा तो वापस दोबारा से 6 हो गई। तो उसको इस तरह समझ लें कि अगर मैं एक पत्थर को ऊपर फेंकता हूँ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पत्थर ऊपर जाएगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर वापस नीचे आके गिरेगा। तो वापस इसी जगह जब आगे गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड होगी। और अगर फर्स्ट करें एक पत्थर जो है सीधा ट्रैवल कर रहा है, कार सीधी ट्रैवल कर रही है 10.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो दो मोशन हो गई ना, एक वर्टिकल मोशन हो गई, हॉरिजॉन्टल मोशन हो गई। वर्टिकल मोशन तो वैसे फ्री फॉल जैसे हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में वैसी हो रही है, यानी कि ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती रहेगी, टॉप पर पहुंच के स्पीड 0 हो जाएगी और फिर नीचे आते वक्त फिर से स्पीड बढ़ने लगेगी। जबकि हॉरिजॉन्टली जो देखा जाए तो ये कांस्टेंट स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर दें यानी कि ऑब्जेक्ट एट अ टाइम जो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है और फिर वापस नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टली क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस ने कवर किया विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वर्टिकली क्या किया ऑब्जेक्ट ने? वर्टिकली ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊपर तक गया, ये जो उसकी हाइट है यहाँ तक ऊपर गया और ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ गया। तो ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड क्या थी? 6 मीटर पर सेकंड। टॉप पर पहुंच के इसकी स्पीड क्या हो गई? 0। वर्टिकली बात होगी। और जब ये टकराया तो उसकी स्पीड फिर से वर्टिकली कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें बेसिकली दो मोशन एक साथ हो रही होती है। ठीक है, हाँ मोहम्मद मुदस्सिर, जो तुम 60 डिग्री बोल रहे हो ना, इसमें थीटा की जो डेफिनेशन है ना ये फिक्स है, यानी थीटा जो है वो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला एंगल है वो 30 डिग्री है ना, तो चाहे आप कॉस थीटा लो चाहे आप साइन थीटा लो, एंगल यही वाला कंसिडर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का मतलब ये नहीं कि फिर मैं एंगल वर्टिकल एक्सिस से लूंगा, एंगल तो एक ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल से होगा। ठीक है मुदस्सिर, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली उसको आपको इस तरह समझना है कि इसमें दो मोशन एक साथ हो रही हैं। एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रही है और एक वर्टिकल मोशन हो रही है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से तो उसको भी आपको सॉल्व करना आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल करेगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तो वो भी आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें कि अगर मैं इस चीज़ को जरा एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि हमें प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी थी v। ठीक है, इसको हम थ्रो करते हैं तो फिर कुछ क्या होता है, फिर प्रोजेक्टाइल जो है कर्व पाथ फॉलो करता हुआ, कर्व पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पर आके यहाँ
ऐसे ही होता है। अब जब इसको हम थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मैं बनाता हूँ। इस वक्त इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है। ये क्या है? vh। और इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इस वक्त ये है, और ये क्या है भाई? v। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो ये हो गई, लेट्स से वेलोसिटी ये हो गई। तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये रहा, यानी कि vh। इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा vb। और जब ये टॉप पर पहुंचेगा यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v। ये जो v होगा यही v किसके बराबर होगा? vh के बराबर होगा, और v भी यहाँ पर होगा ही नहीं। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v। तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो ये बनेगा vh, और वर्टिकल कंपोनेंट ये बनेगा vb। और जब ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकरा रहा होगा यहाँ पर इस वक्त तो उसकी वेलोसिटी ये होगी v। उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो वही होगा vh, उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा vb। तो इस डायग्राम के जरिए मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ? डायग्राम के जरिए मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ भाई कि देखें, शुरू में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था और वर्टिकल कंपोनेंट ये था। ये थोड़ा ऊपर गया तो आप देखें मैंने वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा छोटा बनाया है, यानी कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लेंथ को मैंने चेंज नहीं किया। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका वो थ्रू आउट पूरी मोशन में क्या रहेगा? वो थ्रू आउट पूरी मोशन में जो है कांस्टेंट रहेगा, सेम। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का थ्रू आउट किसी भी जगह पे चेंज नहीं होगा। इन वर्टिकल कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम हो गया, टॉप पे 0 हो गया, फिर दोबारा से बढ़ने लगा, और यहाँ पे फिर दोबारा से उतनी हो गई इतना शुरू में था। इन्हें पास ध्यान में रखें कि जो आपकी आधी प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपकी जो आधी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, और बाकी आधी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका बिल्कुल सेम है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और थ्रू आउट जो है राइट साइड की डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट ये है कि देखें, चूंकि आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट है, लिहाजा जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी बराबर होगी किसके? बराबर होगी जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कवर करेंगे, ठीक है, और आपको उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम लगेगा। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है तो इस पर आप सिर्फ एक फार्मूला लगा सकते हैं, और वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला आपका जो है वो कांस्टेंट स्पीड का फार्मूला है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी बराबर होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के। लेकिन चूंकि वर्टिकल स्पीड आपकी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, सिंस pv चेंजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है, चूंकि आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, लिहाजा आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? लिहाजा आप इसके ऊपर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। Therefore, equations of motion can be applied। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि s बराबर होता है किसके? u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम के। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v बराबर होता है u प्लस ए, ठीक है। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि 2as बराबर होता है किसके? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब अगर यहीं पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ठीक है, और आप उस प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, ये आपकी वेलोसिटी थी शुरू में v, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो है पाथ फॉलो करता हुआ यूँ आके गिर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आप जो भी हाइट कवर करोगे, दिस इज योर हाइट, ठीक है, ये जो आप हाइट कवर करोगे मैक्सिमम हाइट, ये बेसिकली हाइट जो है ना, ये हाइट आपके लिए क्या होगा? ये हाइट आपके लिए डिस्टेंस होगा इस तमाम इक्वेशन में। तो डिस्टेंस आप ले रहे हो ना, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली क्या चीज़ होगा? डिस्टेंस बेसिकली हाइट होगी जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। जबकि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा
तो एक्सलेशन यहाँ पर क्या होगा जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ऊपर जाते वक्त हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, -9.8 लेते हैं। तो वापस नीचे आते वक्त हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, वापस आते वक्त जी की वैल्यू को हम +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर v और u होगा ये बेसिकली कंपोनेंट, ये इनिशियल एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे। यानी कि आपका जो है जब आप इसको थ्रो कर रहे होंगे तो u का मतलब क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और v का मतलब क्या होगा, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे वर्टिकल मोशन पर, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन पर जब आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो वर्टिकली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हुए आपको ख्याल रखना होगा कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन में s का मतलब क्या होगा, हाइट, a का मतलब होगा 9.8, ऊपर जाते वक्त -9.8, नीचे जाते वक्त +9.8, और u और v का मतलब जो है वो आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बल्कि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू और आपकी वर्टिकल वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू है यहाँ पर u और v का मतलब। जबकि हॉरिजॉन्टली जब आप प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली इसके पास स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अभी चीज मैं आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको गलती ना करें इसमें। फर्स्ट करेंगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और उसको हमने थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सो हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया है, इस तरह से एक कर्व पाथ बनाता हुआ यहाँ पे जाके गिर जाएगा, गिर गया। अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम डी करेंगे। डी का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वर्टिकल हाइट कवर करेगा, इस वर्टिकल हाइट को हम क्या करें, इस वर्टिकल हाइट को हम कह रहे हैं एच। ठीक है, इस वर्टिकल हाइट को हम एच कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो 20 मीटर पर सेकंड ये क्या चीज़ है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है v। ठीक है, अब और फर्स्ट करें मैं आपको एंगल भी देता हूँ, और एंगल इसका लेट से 20 डिग्री, एंगल कितना है 20 डिग्री। तो अगर इनिशियली देखा जाए, इनिशियली अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो किसके बराबर होगा, v cos थीटा के बराबर होगा, यानी कि 20 इंटू कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा। और उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बराबर होगा v sin थीटा के बराबर होगा, 20 इंटू साइन 20 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताया कि इनिशियली जो हमने इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम किया है 20 इंटू कॉस 20, वो कितना आ रहा है, और 20 इंटू साइन 20 ये कितना आ रहा है, जरा ये देखना जरा जल्दी। तो जवाब दिए मुझे जल्दी से मुझे। 20 इंटू कॉस 20 कितना आ रहा है, 20 इंटू साइन 20 कितना आ रहा है, जल्दी से शाबाश। हाँ भाई, 20 इंटू कॉस 20 कितना आ रहा है, 20 इंटू साइन 20 कितना आ रहा है, एटीन पॉइंट एट। 18.8 क्या है, 20 इंटू कॉस 20, ये आ गया आपका 18.8 मीटर पर सेकेंड। और 20 इंटू साइन 20 कितना आ रहा है, ये बताओ जल्दी से। और ये आ रहा है 6.84, 6.8 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ गया 18.8 आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 6.8 आ गया।
आ गया। तो अगर इसको मैं बोलूँ पॉइंट ओ, इसको बोलूँ पॉइंट पी, इसको बोलूँ पॉइंट क्यू, ठीक है। तो इनिशियली ये जो हमने निकाला है, ये हमने कहाँ पे निकाला है, एट पॉइंट पी निकाला है। तो हमने कैलकुलेशन की है कहाँ पे की, एट पॉइंट पी गई, ठीक है, सॉरी एट पॉइंट ओ की हमने कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमने एट पॉइंट ओ की है। अगर हम बात करें एट पॉइंट पी की बात करें, ठीक है, अगर हम एट पॉइंट पी अगर बात करें, तो एट पॉइंट पी अगर हम बात करें तो पॉइंट पी पे पहुंचकर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका सेम रहेगा 18.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट चेंज नहीं होता। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर वर्टिकल स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल तो आपकी कांस्टेंट रहेगी 18.8 ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल पॉइंट पी पे जाकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बात करें फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, अगर आप पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक की बात करें और पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक अगर आप वर्टिकली पहले इसको सॉल्व करें, वर्टिकली का मतलब है कि हर चीज़ आपको वर्टिकल लेनी है, स्पीड भी वर्टिकल लेनी है, डिस्टेंस भी वर्टिकल लेना है। तो वर्टिकली अगर हम बात करें ओ से लेके पी तक, तो ओ पर यानी कि इनिशियल जो आपका वर्टिकल स्पीड थी वो क्या थी, इनिशियल जो आपकी वर्टिकल स्पीड थी वो 6.8 मीटर पर सेकेंड थी। तो इनिशियली जो आपकी वर्टिकल स्पीड थी वो कितनी थी, 6.8 मीटर पर सेकेंड। और पॉइंट बी पे पहुंच के जो आपकी फाइनल वर्टिकल स्पीड थी वो क्या हो गई थी, वो जीरो हो गई थी। वर्टिकली ओ से पी जाते हुए यानी जिससे ऊपर जाते हुए आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्टिकली जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे एच, कितना कवर करेंगे ये हम मालूम कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि चारों चीज़ें कौन सी क्वेश्चन में आती हैं। चारों चीज़ें आती हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में आती है। तो मैं 2 लिखा, ए की वैल्यू है -9.8, डिस्टेंस एच है जो कि आपको मालूम करना है, फाइनल स्पीड आपकी 0 है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड आपकी 6.8 है, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। हो जाएगा -19.6 एच बराबर होगा -6.8 का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो हाइट यानी कि जो एस आएगा बराबर आएगा 6.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.6। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। सिक्स पॉइंट एट का स्क्वायर डिवाइड बाय 19.6 का आंसर बताओ कितना आ रहा है। 2.36, मतलब है 2.36 यानी कि 2.4 मीटर की हाइट जो है कवर करेगा मैक्सिमम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्टिकली इसकी इनिशियल स्पीड जो होती है वो 6.8 थी, या चलो डाटा तो बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, या तो फिर टाइम भी मालूम करूँ कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा उससे भी तक। इसमें आप कोई सी भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप सेकेंड इक्वेशन लगा दें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वर्टिकली देखा जाए तो फाइनल स्पीड आपकी 0 है, इनिशियल स्पीड 6.8 है, एक्सेलरेशन आपका -9.8 इंटू टाइम है। 6.8 को बदल लिया है तो हो जाएगा -6.8 इक्वल्स टू -9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, उसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, वो कितना होगा 6.8 डिवाइड बाय 9.8। ये बताओ कितना आ रहा है, 6.8 डिवाइड बाय 9.8, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 6.8 डिवाइड बाय 9.8, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, 0.7। 0.7 के आगे कुछ और आ रहा है तस्वीर, 0.7 के आगे कोई डिजिट और बताओ, 1SF में तो आंसर नहीं लिखते ना। 0.7 के आगे क्या आ रहा है, 0.75, 0.74, इस तरह से क्या आ रहा है आंसर। अगर कुछ नहीं आ रहा तो 0.70 होगा फिर। अच्छा 0.69 आ रहा था, तो 0.69 ही लिखो इसको, 0.7 ना लिखो फिर इसको 0.69 लिखो, 0.69 सेकेंड आपका आंसर होगा।
अब हमने इसको वर्टिकली सॉल्व किया तो पता ही चला, जब वर्टिकली सॉल्व किया तो पता ही चला कि भाई इसकी जो हाइट है माशाल्लाह से, ये हाइट कितनी निकली, ये हाइट निकली 2.4 मीटर। इसको वर्टिकली सॉल्व किया तो उसकी हाइट 2.4 मीटर निकली। और ओ से लेकर पी तक, यानी कि ओ से लेकर पी तक पहुंचने का टाइम कितना निकला, 0.69 सेकेंड। ठीक है, अब जरा एक चीज को समझें, टाइम जो है आपका फ्रॉम ओ टू पी वो कितना है, 0.69 सेकेंड। तो जो आपका टाइम होगा फ्रॉम पी टू क्यू वो भी 0.69 सेकेंड ही होगा, क्योंकि हमारा असूल ये रहा है कि जितनी देर में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचता है उतनी देर में ऑब्जेक्ट वापस नीचे आता है अगर वैक्यूम हो तो जितना टाइम ओ से पी तक पहुंचने में लगा होगा उतना टाइम पी से क्यू तक पहुंचने में लगेगा। तो टोटल टाइम जो आपका हो गया, टोटल टाइम आपका फ्रॉम ओ टू क्यू वो कितना हो जाएगा, 0.69 प्लस 0.69, तो हो जाएगा 1.38 सेकेंड्स, यानी कि 1.4 कर लो उसको। यहाँ टोटल आपको जो टाइम लगेगा वो 1.4 सेकंड लगेगा शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो बराबर होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम के, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो आपकी स्पीड है, जो आपकी स्पीड है 18.8, ये तो मरते दिन तक सेम ही रहेगी ना। तो अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी मालूम करना है तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होगा ना ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टली जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आप सिंपल स्पीड के फॉर्मूले से करेंगे, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसके बराबर होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होगा। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड शुरू से आखिर तक रही थी वो कितनी रही थी, 18.8 रही थी। हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी शुरू से आखिर तक 18.8 सेंटीमीटर पर सेकंड रही थी, और टाइम आपको टोटल कितना है 1.38 या 1.4। तो आप 18.8 को मल्टीप्लाई बाय करें जरा 1.4, देखें क्या आंसर आ रहा है। 18.8 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करें, देखें क्या आंसर आ रहा है, बताएं जल्दी से। ट्वेंटी 26.3। ऑलराइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 26.3 मीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, 26.3 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि मैंने जो आपको जरा कुछ ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने की एक एग्जांपल आपको दिखाई है। ये भी क्लास खत्म होते ही नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो नोट्स सामने लिख रहा हूँ मैं, तो उसको आप लोग कॉपी भी कीजिएगा, अपनी कॉपी में कॉपी करके लाइएगा कल की क्लास में। प्लस ये कि जब मैंने सोल्यूशन जो किया है ना इसको भी जरा अच्छी तरह देखिएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो। अब मैं अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू करूंगा जो पॉइंट्स लिख रहे थे। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पॉइंट बताया। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बताया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग कांस्टेंटली। फिर मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना हो VH तो बराबर होता है V cos थीटा के, जहाँ V का मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी और थीटा का मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल। फिर मैंने बताया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है आपका, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो वो V sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली आप जो है सिर्फ एक इक्वेशन लगा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड बराबर होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम के, जबकि वर्टिकली चूंकि आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है तो उस पर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, यानी कि चारों इक्वेशन मोशन उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं और किस तरह हम इसको वर्टिकली सॉल्व करते हैं। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि एट एनी इंस्टेंट, यानी कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी v मालूम करना चाहते हैं तो बराबर होगी उस पॉइंट पे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस उस पॉइंट पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट।
यानी किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर का आप ऐड करें दोनों को और उसका अंडर रूट ले लें, किसी भी पॉइंट पर आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो बराबर होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि सिंस VH का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सिंस VH यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, देयरफॉर जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो होगा वो आपका थ्रू आउट क्या होगा, तो आपका थ्रू आउट जीरो होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टली जब आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेशन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टली कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली आपका कोई एक्सीलरेशन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली चेंज ही नहीं हो रही तो लिहाजा हॉरिजॉन्टली आपका कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। और चूंकि VV यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आपका है, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ठीक है, सिंस PV यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता रहता है, देयरफॉर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा जो कि बेसिकली G होगा यानी कि 9.8। तो आपकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा जो कि बेसिकली वैल्यू ऑफ G के बराबर होगा यानी कि 9.8 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टली जो है आपके प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं लग रही, हॉरिजॉन्टली नो फोर्स, और वर्टिकली सिर्फ एक नीचे फोर्स लग रही है यानी कि वेट। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन आपके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगी यानी कि वेट। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव करता है यूं आगे गिर जाता है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप रिजल्टेंट फोर्स मालूम करें मिसाल तौर पर इस पॉइंट पर, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। या अगर आप इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स मालूम करें तो रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पर भी कहाँ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे भी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि वेट के अलावा कोई फोर्स ही नहीं लग रही इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टली तो ये रेजिस्टेंस है लेकिन उसको हमने इग्नोर किया हुआ है, तो उस पर वर्टिकली सिर्फ वेट की फोर्स लग रही है। तो अगला पॉइंट क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल the resultant force acting on projectile is always downwards, जो कि किसके बराबर है बेसिकली, जो कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल के वेट के बराबर है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगी प्रोजेक्टाइल पे हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी और जो कि प्रोजेक्टाइल के वेट के बराबर हुआ करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करना चाहें किसी भी जगह पर, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करना चाहें किसी भी जगह पर तो किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। और हाफ एम वी स्क्वायर में जो वी होगा ये ना हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी ना वर्टिकल स्पीड होगी, बल्कि कौन सी स्पीड होगी, ये आपकी रिजल्टेंट स्पीड होगी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर में जो वी होगा वो आपका ना हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, बल्कि रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ज़्यादा जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको पता है अच्छी तरह से कि इस जगह पर और इस जगह पर जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम, और इस जगह पर आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, मिनिमम है। और इसके मिनिमम होने की वजह क्या है, इसके मिनिमम होने की वजह ये है कि वी एच तो आपकी मौजूद है, कांस्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे वी वी आपका क्या है, जीरो है, तो इसमें रिजल्टेंट स्पीड आपकी जीरो होगी। अब चूंकि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम है तो यहाँ पर भी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और चूंकि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि आपकी स्पीड मिनिमम है। स्पीड क्यों मिनिमम है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है। लेकिन चूंकि किसी भी पॉइंट पर आपकी रिजल्टेंट स्पीड जीरो नहीं हो रही, क्योंकि हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बहरहाल मौजूद ही रहेगा, इस वजह से किसी भी पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, तो रिजल्टेंट स्पीड किसी भी जगह पे जीरो नहीं होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, लेकिन जीरो बहरहाल किसी भी पॉइंट पर नहीं होगी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड लिखवाए। अब आप लोग करना ही है, कल की क्लास में आने से पहले इन सारे पॉइंट्स को कॉपी करना है, इस पूरे लेक्चर को कॉपी करना है और सारे पॉइंट्स अच्छी तरह पढ़ के आने। मैं सारे पॉइंट्स का 5 मिनट में एक रिकैप दूंगा और उसके बाद जो है फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मजीद आगे पढ़ेंगे और उसकी वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी है कि इंशाल्लाह ताला फिर जो है हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है जी, तो कल की क्लास में फिर हम क्या करेंगे, कल की क्लास में जो है अब हम जो है इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल को, और फिर इसके जो है वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि लेक्चर में अभी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पर, आप लोग जो है वो अभी के अभी जो है इसको कॉपी करें और उसको एक दफ़ा पढ़ें अच्छी तरह से, ताकि कल की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के क्लास।